गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स वॉरियर्स। मैं शशांक सत्ती। आज आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट पे। ईडी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, इससे 100% क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैंने स्टार्टिंग बेसिक से करी है, इसका ओरिजिन, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पीएमएलए कोड्स क्या है और अंडर किस सेक्शन के वो बनते हैं, फिर और कौन से एक्ट्स के अंदर ईडी एक्ट कर सकता है। तो ये इससे ही क्वेश्चंस आएंगे। आपको मैंने अपना यूपीएससी मेंस की मार्कशीट ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपको डाउट हो कि भाई ये कौन पढ़ा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो ईडी के ऊपर में शुरू करते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता क्योंकि आपका 2024 का एग्जाम आने वाला है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। बेसिक क्या है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और फोर्सेस के पर्सनल्स आते हैं। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कोई आ जाएगा। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इसके अंदर लोग होते हैं, तो इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैरिटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसिव रिलेटेड टू द मनी ऑफेंसिव, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स लॉस। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, ईडी से कोई भी क्वेश्चन आएगा जहां ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो, फॉरेन एक्सचेंज से इन्वॉल्व हो, मनी लॉन्ड्रिंग से इन्वॉल्व हो चीजें, तो आपको सिर्फ टिक करना है कि ये ईडी करता है। ठीक है, ईडी किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। क्या आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये पक्का पूछेगा। और आप तो आपको पता है यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो चुका है। वो अब 1 2 3 करके क्वेश्चन पूछता है। 1 और 2, 1 और 3, मतलब सारे आपको पता ही होना चाहिए। आपको एलिमिनेशन तो एलिमिनेट हो चुका है अब आपका। ठीक है, फॉर्म कब हुआ था, ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप 1956 ये याद रख सकते हो। इतना कोई हैवी लोड नहीं आएगा आपके दिमाग पे। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का हेड क्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। देन उसको डायरेक्टर ऑफ ईडी हेड करता है। देर आर 5 रीजनल ऑफिस। इन रीजनल ऑफिस वैसे मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली में है। हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर्स। आप इतना याद रख सकते हो, ये स्टेट्स याद मत रखना, या सॉरी सिटीज याद मत रखना। आप इतना याद रखना कि 5 रीजनल उसके ऑफिस हैं। कौन हेड करता है? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इसको डायरेक्ट हेड करता है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1956 में ये सिचुएट हुआ था, इसको बनाया गया। लेकिन अब आपको ये याद रखना है, पीएमएलए कोर्स इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रख लेना, रट्टा मार लो, ये आएगी ही आएगी, गारंटी है। देख लेना जब भी पेपर आएगा ना उसका, प्रीलिम्स का, मैं वीडियो अपनी भी डालूंगा और ये वाले वीडियोस भी डालूंगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा पक्का। फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 आप याद रखना कि पीएमएलए कोड किसके अंदर बनता है? सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए एक्ट। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्टेट का हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करके जो सेशन कोर्ट है उसको पीएमएलए स्पेशल कोर्ट बना सकती है। आपको पता होगा पीएमएलए कोर्ट्स क्या है। पीएमएलए एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे नीचे, बट आपको मैं पहले ही ये बता देना चाहता हूँ कि पीएमएलए के अंदर, क्योंकि ज्यादातर केसेस ये पीएमएलए के अंदर ही करता है। ईडी आप सुन रहे होंगे, केजरीवाल जी हैं सीएम ऑफ दिल्ली, उनके लिए जो करा है वो भी ईडी से रिलेटेड ही है, पीएमएलए से रिलेटेड ही है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। तो कैसे बनता है? सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट डेजिग्नेट 1 और मोर सेशन कोर्ट्स। आपको पता होना चाहिए, आपकी लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना जो लोअर कोर्ट्स के ऊपर चैप्टर है, सेशन कोर्ट्स क्या होते हैं। वो उसको डेजिग्नेट कर सकता है कि ये पीएमएलए का स्पेशल कोर्ट बन जाएगा। और जो भी कोर्ट पास करेगा जजमेंट, वो कहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है? वो हाई कोर्ट पे क्वेश्चन हो सकता है। मतलब जो आप रिव्यू पिटिशन करते हैं या फिर अपील करते हैं अपने कोर्ट, अपने जजमेंट की, तो वो हाई कोर्ट में आप जाके कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत याद रख लेना यार। ये आएगा सेक्शन 4, कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, सेटअप सेशन कोर्ट्स एज अ पीएमएलए स्पेशल कोर्ट। याद कर लेना, रट्टा मारो, कुछ नहीं है। अब ये चीज याद रख लेना, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो डेफिनेशन से ही पता चल जाता है, मतलब डेफिनेशन एज इन नाम से ही उस एक्ट के पता चल जाता है वो किस चीज से रिलेटेड होगा एक्ट।
मैंने आपको कंटेंट देना है तो मैंने तो आपके लिखा हुआ है पूरा पूरा कि ये एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, बट आपको ये एक्ट खोल के पढ़ने भी पड़ेंगे। आप PRS पे जाइए, एक एक एक्ट खोल के पढ़ लेना, ठीक है। PMLA एक्ट पढ़ लो, ठीक है। इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। तो ये एक्ट मैंने क्यों लिखे हैं, आपको बस 5 एक्ट याद रखने हैं जिसके अंदर ईडी एक्शन ले सकता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सेक्शन 4 ऑफ PMLA एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद whom, in consultation with the Chief Justice of the High Court, respective High Court can set up a session court as a special court of PMLA, ठीक है, ट्रायल करने के लिए। तो इट इज अ क्रिमिनल लॉ enacted to prevent the money laundering and provide of or confiscation of the property derived from or involved in money laundering and for matters connected therewith or incidental thereto. ED has been given the responsibility to enforce the provision of the PMLA by conducting an investigation to trace the assets derived from proceeds of crime, to provisionally attach the property, and to ensure the prosecution of offenders and confiscation of the property by the special courts. ठीक है, कुछ नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आएंगे, अटैच करते हैं प्रॉपर्टी, हमने सुनी होगी वो कि ईडी ने अटैच कर दी। अटैच करने का मतलब ये होता है कि जब तक ट्रायल चल रहा है तो वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो एक, मान लो एक एस्क्रो अकाउंट होता है, या फिर मतलब वो गवर्नमेंट के अंदर आ गई है प्रॉपर्टी, उसको कोई बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, उसकी जो वैल्यू है उसको हमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है उसको कन्फेस्टिगेट करने के लिए, वापस लाने के लिए कि भाई पैसा गया है तो क्राइम का पैसा है, कहीं ना कहीं से तो आएगा ना वापस। या फिर जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं वो क्या करते हैं, उनसे चीज़ें खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, वो कैश तो कोई इतना रखता नहीं, तो भाई सरकार उसको वापस ले लेती है उस अटैच करके प्रॉपर्टी को। फेमा एक्ट, ये आपको पता है कि फेरा एक्ट को इसने रिप्लेस करा था, तो फेमा एक्ट आप पढ़ लेना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बस आपको इतना याद रखना, इट इज अ सिविल लॉ एनेक्टेड टू consolidate and amend the laws relating to facilitate external trade and payments and to promote the orderly development and maintenance of the foreign exchange market in India. ED has been given the responsibility to conduct investigation into suspected contraventions of foreign exchange laws and regulation, to adjudicate and impose penalties on those judged to have contravened the laws, ठीक है। तो फेमा एक्ट 1999, PMLA एक्ट 2002। कुछ नहीं याद करनी, इतनी डेफिनेशन आप मेंस का पेपर नहीं लिखने जा रहे हो, आपको सिंपल इतना याद रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज से जो भी धांधलेबाजी होगी उसको RBI इन्वॉल्व होगा, क्योंकि RBI के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो उसके ऊपर आप ट्रायल पे लाए जाओगे, वो कौन लेके आएगा, वो आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लेके आएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो विजय माल्या का केस हुआ था तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 फॉर्म हुआ था। अब आपका भी थोड़ा काम है, क्योंकि भाई मेरे को पता है मेरे व्यूज़ नहीं आते ज़्यादा, बट अगर आप हैं और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे अमाउंट बताएंगे कि ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट कितने करोड़, एक है ना 50 करोड़ है, मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप कमेंट्स में लिखना कि कितने करोड़ तक के केस से ऊपर इसके अंदर एक्शन लिया जाता है। ये आपका काम है, प्लीज़ कमेंट करना, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पर सिर्फ एक कमेंट आया जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मोटिवेशन आता है कि भाई आपको कोई चीज़ सुन भी रहा है, आप सीधे सिर्फ डाल नहीं रहे। तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कम से कम एक कमेंट तो कर ही दिया करो, गंदा लगा अच्छा लगा जो भी है, आपकी हेल्प ही होगी इससे। दिस लॉ वॉज enacted to deter the economic offenders from evading the process of Indian laws by remaining outside the jurisdiction of the Indian courts. It is a law whereby directorate is mandated to attach the property to the fugitive economic offenders who have escaped from India, warranting arrest and provide for the confiscation of their properties to central government. वही जो भगोड़े भाग जाते हैं इंडिया छोड़ के, इंडियन कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर चले जाते हैं, तो उनको ट्रायल करना, उनके लिए ट्रायल करना बहुत मुश्किल होता है, बट ईडी उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है इस लॉ के अंदर। देन फेरा एक्ट, वैसे इसको फेमा ने रिपील कर दिया था, out of judicature shoe cause notice issued another said act for the alleged, बट जो इसके केसेस हैं फेरा के चल रहे हैं वो चला सकता है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी अंडर कोफेपोसा एक्ट, अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, एक एक्ट है कोफेपोसा, आप इसको सर्च करो, 1974। दिस डायरेक्टरेट इज एम्पावर्ड टू स्पॉन्सर केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फेमा। दिस डायरेक्टरेट इज एम्पावर्ड टू स्पॉन्सर केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी अलाउड है, स्पॉन्सर कर सकता है वो केसेस, ये चीज़ याद रखना, ये कहीं नहीं मिलेगा, मैंने उनकी साइट से निकाली हैं चीज़ें, ठीक है।
जितना भी अवेलेबल कंटेंट है जहाँ से मिला है सब मैंने बता दिया। 10 मिनट की वीडियो भी नहीं बनाई है। आपका पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इससे कंफर्म खत्म हो जाएगा। एक बारी प्लीज देख लेना वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ अच्छी लगी तो लाइक कर देना और प्लीज़ अपने कमेंट्स लिख के मुझे देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब से मैं डेली कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ। और प्रीलिम्स तो आपका निकाल ही दूंगा, मेंस के आप मेरे मार्क्स देख लीजिए, इतने अच्छे नहीं थे, ऑनेस्टली हर चीज़ बता रहा हूँ। पर प्रीलिम्स के मेरे इस बार अच्छे मार्क्स थे, अराउंड 90 के करीब थे। तो निकल जाएगा आपका। सो थैंक यू ऑल and all the best for your 2024 exam and bye.